हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं दोबारा से बोरुटो मांगा के बारे में। ये इसका एनालिसिस है क्योंकि इतने बड़े बड़े रिवील होने के बाद एकदम कड़क माल है ना। मैं सस्पेंस रिवील की बात कर रहा हूँ। सो इतने बड़े रिवील के बाद मुझे इसलिए इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। इससे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। आप लोग भी बोल सकते हो, मुझे कोई बात नहीं है, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर का तुम वेट कर रहे होगे, लेकिन मुझे उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। सो बढ़ते हैं बोरुटो मांगा के साथ। सो इस वाले चैप्टर के अंदर जो हमें बोरुटो एंड सास्के का पास्ट दिखाया गया, जिसके अंदर बोरुटो चैप्टर 80 के बाद सास्के के साथ ट्रेनिंग करता है, उसके बाद जो कोड आता है और कोड जो सास्के से हार जाता है, वो थोड़ा मुझे अटपटा लगा। पता है क्यों? क्योंकि यार आफ्टर इशिकी की डेथ कोड से सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि इशिकी के बाद कोड ही सबसे ज्यादा पावरफुल था एंड उस टाइम पर डायमंड का कुछ पता नहीं था। दैट्स व्हाई सभी के सभी कोड से बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि अब कोई प्रोटेक्टर था ही नहीं बचाने के लिए। एंड कुछ चैप्टर बाद कोड दोबारा से और ज्यादा पावरफुल हो गया, वो भी जिगन से भी ज्यादा पावरफुल, लेकिन वो डायमंड से ज्यादा पावरफुल नहीं था। यहाँ तक हमें पच गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड कोड उस टाइम पर बहुत ज्यादा पावरफुल था, कावाकी या बोरुटो दोनों से ज्यादा। एंड कोड का एनालिसिस ये कह रहा था कि वो इशिकी से भी ज्यादा पावरफुल है। ये लॉजिक भी हमें समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताओ, क्या इशिकी से ज्यादा पावरफुल सास्के था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इशिकी ने सास्के को उड़ा उड़ा के मारा था, उसके रिनेगान होने के बावजूद भी। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। देखो सास्के फैंस, ये एक एनालिसिस है और मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है उसके स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से। सो इसको गलत वे में मत लेना। अब तुम ये सोचो कि यार अगर जो बंदा इशिकी से भी ज्यादा पावरफुल है, वो किसी से हार कैसे सकता है, और वो भी उस बंदे से जिस बंदे को इशिकी ने उड़ा उड़ा के मारा हो। क्योंकि चैप्टर 5 के अंदर कोड ने अपनी आंख फुड़वा ली सास्के से। भैंचो ये चक्कर क्या चल रहा है? यहाँ पे दो बातें हो सकती है। पहली बात, कोड के पास इशिकी जितनी पावर है या उससे ज्यादा पावर है, उसके बाद भी इस चूतिये को अपनी पावर्स को यूज करना नहीं आता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? जो सीधा फैक्ट है, और यही दिखता है इस चूतिये से। मैं इस लप्पू कोड से उम्मीदें क्या करूँ? ये विलन बन ही नहीं सकता, क्योंकि इस लमचोचे में सेंस ही नहीं है। दूसरी बात रह गई। दूसरी बात ये है कि अमादो ने इसका चूतिया काट दिया। अमादो ने हो सकता है इसको हमेशा एक इल्यूजन में रखा हो कि भाई मैं एक वर्ड बोलूंगा और तू बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, तू और ज्यादा वीक हो जाएगा। अब ये तुम सोचो, जिसकी पावर्स बढ़ गई है उसके बाद भी उसे 4-5 बंदे आके पीट जाते हैं, मतलब फटे हुए कच्चे की तरह धोते हैं इसको। जो भी है, इसका अल्ट्रा इंस्टेंट आने के बाद ही सबसे पहले इसको पीटा डायमंड ने, वहीं के वहीं दिया धोबी पछाड़। 1 साल बाद सास्के ने आंखें फोड़ दी एंड 2 साल बाद बोरुटो ने इसकी मार ली। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मैं तो कह रहा हूँ चचा किशिमोटो, इसको हटा दो। सॉरी चचा इकिमोटो, इसे हटा दो प्लीज, क्योंकि ये बंदा आगे चल के प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा और कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आपके मन में कुछ और हो तो अलग बात है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है पूरी बोरुटो सीरीज में, सॉरी पूरे नारुतो एंड बोरुटो इंटायर सीरीज में मुझे इस कोड बंदे से चिढ़ है। मैं खुला बोलता हूँ, मैं इसको देखना ही नहीं चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि जितनी उम्मीदें मैंने इस बंदे से लगाई थी कि ये बंदा फुल विलन बनेगा, एक बढ़िया विलन निकल के आएगा, उतना ही ज्यादा ये गड्ढे में गिरता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से इस बंदे ने अपनी आर्मी स्टैब्लिश की थी ना, उस हिसाब से मुझे ये लगा था कि ये बंदा कुछ नया करके दिखाएगा, लेकिन एक चूतिये से उम्मीद ही क्या लगाओ। एंड अगर सास्के की बात करूँ तो भाई सास्के के लिए एक अलग ही सल्यूट है मेरे पास। क्या बताऊं, इस बंदे को हमेशा से दिल जीता है इस बंदे ने। इस चैप्टर के अंदर भी मेन तो यही ले गया। इतनी बड़ी सामने आर्मी होने के बाद भी सास्के खड़ा रहा डटकर, उसके मुंह से खून भी निकल रहा है, उसके बाद भी बोरुटो को बोल रहा है कि तू जा यहाँ से, मैं देख लूंगा। अब बात करते हैं हमारे न्यू विलन्स के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे मित्सुरी के बारे में। मित्सुरी जो मोएगी की क्लोन है, और ये क्लोन मित्सुरी सबसे पहले कोनोहामारू को ठोकेगी। आई मीन टू से कि मोएगी के दिल में क्या कभी कोनोहामारू के लिए कुछ था क्या ये अटैचमेंट फ्रेंड्स वाला है? क्योंकि यार मुझे तो ऐसा कभी दिखा नहीं कोनोहामारू एंड मोएगी का कोई चक्कर। लेकिन यार मैं सोचता हूँ कि अगर मोएगी की जगह हानाबी होती तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि उसके पास होती बियाकुगान। क्योंकि देखो यार, सास्के का भी क्लोन है और सास्के का क्लोन के पास शारिंगान फिलहाल नहीं दिख रही है, उसके पास रिनेगान ही है। सो अगर हानाबी भी होती तो उसके बियाकुगान नहीं दिखते, उसके पास भी रिनेगान ही होते। सो कुछ हो नहीं सकता यार। लेकिन मेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोनोहामारू इसे संभाल पाएगा? मैं मानता हूँ कि कोनोहामारू बहुत ही अच्छा निंजा है और उसने पास्ट में बहुत सारे लोगों को अच्छी टक्कर दी है, भले वो सेज ऑफ सिक्स पैथ का एक बंदा क्यों ना हो, या फिर वो जूगो हो जिसे अकेले कोनोहामारू ने हैंडल किया था। मैं काशिन कोजी की बात करूंगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर बंदा हार गया था, तो कोई फायदा है नहीं बात करने का। बट वही मैं कह रहा हूँ कि मेन क्वेश्चन ये है कि क्या कोनोहामारू मित्सुरी के खिलाफ खड़ा हो पाएगा, और हो सकता है इसके अंदर उसका साथ दे इनोसिकिचो के चिल्ड्रंस। एंड इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मित्सुरी एक्चुअल में इन्हें मारना चाहती है, टीम 10 एंड कोनोहामारू को, जो उससे थोड़ा रिलेट करते हैं, जो उसके लिए प्रीशियस है। एंड हो सकता है ये जितने भी न्यू एनिमीज हैं ये सारे के सारे अटैक करने के लिए आ जाए नेक्स्ट चैप्टर या उससे अगले चैप्टर में कोनोहा विलेज के अंदर, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी है। वेल, अब हम बात करेंगे बग के बारे में एंड ईडा के रिलेशन के बारे में। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया
जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। देखो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि भले वो ईडा वहाँ रहती थी उस कैप्सूल में और उसकी रखवाली बग करता था, लेकिन उसका कोई खास मोटिव शोटिव नहीं था कि बग का रंग जमाने के लिए ईडा बाहर जाया करती थी। ऐसा नहीं था भैया। पता है बग ने ईडा को ही क्यों चुना? मारने के लिए, क्योंकि सडनली ईडा बग को दिख गई, या फिर बाकियों ने भी देखा लेकिन उन लोगों ने शायद इग्नोर कर दिया, या फिर देख नहीं पाए, या फिर नोटिस ही नहीं किया। कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि ईडा और बग का रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छा था। एक्चुअल बात ये थी कि वो उसके साथ ही रहता था उस चैम्बर में जहाँ ईडा रहती थी। यहाँ सीधी सीधी बात यह है कि हम किसी के भी साथ रहते हैं तो उसके साथ बहुत अच्छी अटैचमेंट बन जाती है, या फिर बॉन्ड बन जाता है, भले वो हमारा फ्रेंड हो या फिर कोई गर्ल हो। फ्रेंड होता है तो हम लोग तो ये कहते हैं कि भाई तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, लेकिन गर्ल रहती है तो अटैचमेंट ज्यादा रहती है, अगर आपको वो पसंद है तो। और दूसरा, हम लड़के हैं, हमें अटैचमेंट हो जाती है। और ईडा बग की कोई बेटी नहीं है, ये बेटी जैसी लगती होगी, उस वजह से भी वो उसे मारना चाहता होगा। लेकिन फिर भी तुम यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि ईडा की फर्स्ट एंट्री होती है। सो बग को पहले से ही पता था कि ईडा के इंचैंटमेंट में कोई भी फंस जाता है, और ये कोई भी नॉर्मल सी बात है। और तुम यहाँ देख सकते हो जब ईडा बाहर निकलती है, सो कोड के साथ साथ बग भी ईडा के इंचैंटमेंट में फंस जाता है, एंड उसी इंचैंटमेंट के अटैचमेंट की वजह से बग ईडा को मारना चाहता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अनदर वे देखा जाए तो ईडा की पावर्स नहीं उसको फंसा दिया एक तरह से। और दूसरी बार मैंने ईडा को इतना ज्यादा डरते हुए देखा है, क्योंकि हो सकता है ईडा को शायद अच्छे से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना ना आता हो जितना कि डायमोन को आता है। वेल, पहली बार ईडा को हमने स्केयर होते देखा था तब जब कावाकी ने ईडा का कॉलर पकड़ा था नारुतो की झूठी मौत का बोलने के लिए। और जहाँ तक रही बग की बात, तो उसका और कोई क्लोज रिलेटिव है भी तो नहीं जिसके लिए वो इतना ज्यादा पॉसेसिव हो ईडा एंड डायमोन के अलावा, क्योंकि बग ने ईडा एंड डायमोन के साथ बहुत साल गुजारे, एंड इस लिस्ट में अभी कोड भी आ सकता है। क्योंकि अगर मान लो कि ईडा एंड डायमोन को इसने डिफीट कर दिया, कर तो नहीं सकता, लेकिन मान लो, तो इसका अगला टारगेट कोड ही होगा, क्योंकि ईडा एंड डायमोन के बाद बग ने कोड के साथ ही सबसे ज्यादा रातें बिताई हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अरे भाई मैं क्या बोले जा रहा हूँ यार। अब हम बात करेंगे बाप और बेटी के बारे में, सारडा उचिहा एंड हिदारी के बारे में। वेल, सास्के को देखा जाए तो सास्के ने कभी भी किसी को अपनी दिल में जगह दी नहीं है सारडा को छोड़ के, और ये प्रूफ भी हो चुका है, क्योंकि हिदारी को सबसे ज्यादा प्रीशियस एक ही थी, वो भी सारडा, जिसे वो मारना चाहता है अब। लेकिन क्या हिदारी ऐसा कर भी पाएगा? मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। बोरुटो के रहते हुए अगर कोनोहा विलेज या होकागे बोरुटो को जेल में न डाले तो, क्योंकि अभी तो बोरुटो आया है। कावाकी को अब तक भनक लग चुकी होगी कि बोरुटो दोबारा विलेज में आ चुका है। वैसे भी बोरुटो पे बहुत बड़ा इल्जाम है कि उसने नारुतो को मारा है, बट आफ्टर द अमादो कन्फेशन हो सकता है बोरुटो को शिकमारू जेल में न डाले, क्योंकि साई ने देख लिया है, वीडियो क्लिप एज अ प्रूफ हो चुका है, एंड शिकमारू से साई ने भी पूछ लिया है कि भैया करना क्या है इसके बाद, ये भी बता दो। एंड यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के स्किप कर दिया गया आगे। सो चैप्टर 6 में ही हमें पता लगेगा कि शिकमारू बोरुटो को कैसे ट्रीट करेगा। यहाँ तक तो बात खत्म हुई, लेकिन अगर उचिहा सारडा के ऊपर अगर कोई भी खतरा आता है तो उसको बचाने के लिए खुद बोरुटो है, क्योंकि हिदारी अगर आता है कोनोहा विलेज के अंदर तो वो सबसे पहले टकराएगा बोरुटो से ही, एंड ये लड़ाई टक्कर वाली होगी, क्योंकि चिदोरी और रसिंगन का जो स्वाद दिखाया था इन लोगों ने चैप्टर 4 के अंदर, वो चीज दोबारा दिखेगी, वो भी अलग लेवल पे। बोरुटो एंड सारडा वर्सेस हिदारी। इस फाइट के अंदर हो सकता है हिदारी अपना सुजानो यूज करे, क्योंकि हिदारी सास्के का क्लोन है, और सास्के का क्लोन होने की वजह से वो उसकी पावर्स को भी यूज कर सकता है। इवन उसने उसकी सेकंड आई को भी हील कर लिया होगा, जैसा कि उसने उसके लेफ्ट हैंड को हील कर लिया है। और सुजानो यूज करने के बाद मामला गड़बड़ाएगा तो कुछ तो नया निकल के आएगा, या तो मोमोशिकी का फर्स्ट अपीयरेंस या फिर सारडा का सुजानो, दोनों में से कोई एक आएगा। ये तो कंप्लीट सा मुझे लग रहा है। वेल, इन 4 न्यू विलन्स ने हमें मिलकर एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस वीडियो के अंदर मैंने एक विलन को छोड़ दिया है, जुर्रा को, जिसे हम कवर करेंगे, वो भी एक अच्छी सी प्रेडिक्शन के साथ। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।